नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के ई कंटेंट पोर्टल पर। मेरा नाम प्रत्युषा रेड्डी है और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमओए की मीनिंग, एमओए क्यों बनाया जाता है, एमओए के क्लॉजेस जिन्हें एमओए कंटेंट भी कहा जाता है, उन कंटेंट को चेंजेस करने के तरीके और चेंजेस के वक्त लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, जैसे कि एमओए क्या होता है, एमओए क्यों बनाया जाता है, एमओए के अलग अलग क्लॉजेस, उन क्लॉजेस को चेंज करने के तरीके, एमओए में ऑल्टरेशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं और प्रैक्टिकली एमओए कैसे बनाया जाता है। अब तक हमने देखा एमओए के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स। इनसे जुड़े कुछ लिंक्स मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, तो हमारे लर्नर्स इन लिंक के माध्यम से एमओए के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग का कंटेंट आसानी से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के लिए आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले बनाया जाता है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब पब्लिक इसे जब चाहे एक्सेस कर सकती है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ कंपनी का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये कंपनी का रिलेशन शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स और डायरेक्टर्स और डिबेंचर होल्डर्स के साथ एक्सप्लेन करता है। साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी बताता है कि कंपनी का दायरा क्या होगा, कंपनी अपने इस स्कोप के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, कंपनी क्यों बनी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्या काम करने वाली, कंपनी कहाँ काम करेगी, कंपनी से जुड़ी सारी बातें लोगों को बताने के लिए हम एमओए बनाते हैं। दूसरी चीज, कंपनी के बारे में सारी बातें इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डिबेंचर होल्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को बताने के लिए हम एमओए बनाते हैं। और साथ ही कंपनी में इनिशियल लेवल पर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जानकारी, उन सभी इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी बताने के लिए और इन्वेस्टर्स को ये अश्योर करने के लिए कि उनका पैसा सेफ है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेंट आते हैं? पहला कंटेंट नेम क्लॉज, दूसरा कंटेंट सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। आप देख सकते हैं कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज। इन सारी क्लॉजेस को एक एक करके समझते हैं, फिर बात करेंगे इन क्लॉजेस में ऑल्टरेशन के तरीके। सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि नेम क्लॉज कंपनी के नाम से जुड़ी सारी बातें पब्लिक को बताती है। अब कंपनी यदि पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड आना जरूरी है। यदि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड नाम आना जरूरी है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं या ऐसी कंपनीज जो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है उनके ऊपर ये वाला क्लॉज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हमारा दूसरा क्लॉज है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये कहता है कि कंपनी को अपने स्टेट का नाम मेंशन करना होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के हिसाब से कंपनी की हेड ऑफिस जहां भी है, कंपनी जहां से भी अपने सारे मेन प्रोविजंस, मेन ऑब्जेक्टिव्स को
एक्सेस करती है, अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, उस हेड ऑफिस का नाम एमओए में क्लियर कट लिखना होता है। और ये भी कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और रजिस्टर होते ही कंपनी को 30 दिन के अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में शिफ्टिंग का डॉक्यूमेंट देना होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा वो जानकारी देना। हमारा नेक्स्ट क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों बनी है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी जो भी काम कर रही है वो क्यों कर रही है, कंपनी कहाँ काम करेगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का रीजन जो बताए वो कौन सा क्लॉज, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो कंपनी का स्कोप माना जाता है, कंपनी के दायरे में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, और उन दायरों के बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। यदि ग्रोथ के लिए उन दायरों को पार करना हो, उन स्कोप के बाहर काम करना हो, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड कर लेती है। फिर बात करते हैं हम लायबिलिटी क्लॉज की। लायबिलिटी क्लॉज हमें ये बताता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, क्या उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यदि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो क्या वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कंपनी जब भी वाइंड अप होगी शेयर होल्डर्स को उतना ही अमाउंट पे करना होता है जितना अनपेड है, जबकि लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब शेयर होल्डर्स को उतना पैसा देना पड़ेगा जितना पैसा देने की गारंटी उन्होंने दी हुई है कंपनी को। तो लायबिलिटी क्लॉज हमें क्या बताता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी। इसी से जुड़ा एक और क्लॉज होता है जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल क्लॉज। ये क्लॉज ये बताता है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है ये बताता है शेयर कैपिटल क्लॉज। और साथ ही ये वाला क्लॉज ये भी बताता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, ये हमें कौन बताता है, कहाँ से मालूम चलता है, शेयर कैपिटल क्लॉज से। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम चलता है कम से कम कितने शेयर्स कंपनी किसको इशू करेगी। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज हमें ये बताता है कि कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कौन है, और कंपनी के सब्सक्राइबर्स के पास कितने शेयर्स है और उन शेयर्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ एक बात पढ़नी चाहिए हमारे लर्नर्स को कि कम से कम कितने सब्सक्राइबर हर कंपनी के पास होना चाहिए, उसके लिए भी रूल है, उसके लिए भी नियम होता है। यदि 1% कंपनी है तो कम से कम एक सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए, कम से कम। यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 10 सब्सक्राइबर्स, और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अगले बात करते हैं, हमने समझ लिए सारे क्लॉजेस एमओए के, लेकिन कभी किसी भी रीजन से एमओए को चेंज करना हो, एमओए के क्लॉजेस को चेंज करना हो तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। हर केस में नहीं, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ऑल्टरेशन के लिए क्या प्रोसेस है आइए वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि कब एमओए के क्लॉजेस में चेंजेस अलाउ होते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंटली, यदि कंपनी किसी दूसरे बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली है या मर्जर करने वाली है या अमालगमेट करने वाली है, तब एमओए में चेंजेस की परमिशन होती है। यदि कंपनी अपने ऑपरेशंस को अपग्रेड करने वाली है, अपना स्कोप बढ़ाने का प्लान कर रही है, तब एमओए में चेंजेस की परमिशन होती है। यदि कंपनी और फ्रीली इकोनॉमिकली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहती है, तब कंपनी के एमओए को चेंजेस की परमिशन होती है। अब एमओए में चेंजेस करने हैं ये उतना इजी नहीं होता, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्पेशल रेजोल्यूशन का बनना। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब कंपनी के मेंबर्स
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग में 75% से ज्यादा वोटिंग यदि हो, 75% से ज्यादा लोग यदि एग्री करे तो एमओए में चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होता है। इसके बाद जनरल मीटिंग बुलाई जाती है एक नोटिस के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि मीटिंग कब होनी है, कहाँ होनी है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग में हम क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं और मीटिंग में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जनरल मीटिंग होने के बाद यदि जनरल मीटिंग में 75% से ज्यादा वोटिंग हो जाती है, 75% से ज्यादा लोग यदि मान जाते हैं एमओए में चेंजेस के लिए, फिर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक ई फॉर्म भरना पड़ता है और जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल मिल जाए, एमओए के क्लॉजेस में ऑल्टरेशन हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यदि नेम क्लॉज ऑल्टर करना हो तो कंपनी क्या करती है। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सबसे पहले, और कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि कंपनी का अब तक नाम क्या था, कंपनी अब नया नाम क्या सोच रही है और क्यों चेंज करना है। और कंपनी का जो नया नाम होगा वो किसी पुरानी कंपनी से मैच नहीं करे, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी को हर्ट ना करे, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो और ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को एक रिजर्व यूनिक नेम डिसाइड करना पड़ता है और ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल के थ्रू, एमसीए पोर्टल के थ्रू एक फॉर्म INC-24 भरना पड़ता है जिसमें कंपनी अपने सारे नाम सजेस्ट करती है। यदि इन नामों को मंजूरी मिल जाए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2-3 दिन के अंदर नया नाम अप्रूव कर देते हैं। यदि अप्रूवल नहीं मिले, नाम रिजेक्ट हो जाए, तो नेम क्लॉज में ऑल्टरेशन नहीं हो पाता है। यदि कंपनी के नए नाम को अप्रूवल मिल जाए तो कंपनी के जो आरओसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके जो भी आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो पुराने नाम को नए नाम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। साथ ही साथ नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देते हैं जिसमें कंपनी का नया नाम लिखा होता है, और साथ ही ये फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दे देते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि कंपनी का अब तक का नाम अब एंड हो चुका है। तो कंपनी के अब सारे नए अफेयर्स, नए ऑपरेशंस नए नाम के साथ होंगे। यदि कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में चेंजेस करने हैं तो कंपनी को INC-22 फॉर्म भरना पड़ता है। INC-22 इनकॉर्पोरेशन 22 फॉर्म भरना पड़ता है किसके पास, आरओसी के पास, जिसमें कंपनी ये बताती है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रही है, क्यों शिफ्ट करना है इसका रीजन भी बताना पड़ता है, और साथ ही साथ 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं कंपनी को, MGT-14 मैनेजमेंट 14 और INC-22। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर ये वाला फॉर्म भर दिया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। यदि कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने हैं, कंपनी फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर कंपनी को MGT-14 का फॉर्म भरना पड़ता है आरओसी के पास। फॉर्म अप्रूव होते ही कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉजेस में चेंजेस कर सकती है और नया इशू सर्टिफिकेट इशू करा सकती है। शेयर कैपिटल में यदि चेंजेस कराने हैं, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेगी कंपनी। 30 दिन के अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर कंपनी MGT-14 फॉर्म भर देगी आरओसी के पास। और शेयर कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कब होते हैं, यदि कंपनी को अपना ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल चेंज करना है, कंपनी को अपने शेयर की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, कंपनी को अपने शेयर्स फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कराने के बाद स्टॉक में कन्वर्ट कराना है, नहीं तो स्टॉक से फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कराना है, या फिर कंपनी को अपने शेयर्स कैंसिल कराने। ये कुछ रीजंस हैं जहां कंपनी अपने शेयर कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करती है। कंपनी सेम प्रोसेस फॉलो करती है यदि कंपनी को अपने लाइबिलिटी क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में चेंजेस करने हैं।
MGT 14 फॉर्म, याद रखिएगा MGT 14 और INC 22, ये दो फॉर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होते हैं। कंपनी को ये दो फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर जब कंपनी फॉर्म भरती है, उस वक्त कंपनी के पास कुछ डिटेल्स होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, बोर्ड मीटिंग जो हुई, जनरल मीटिंग जो हुई, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट, मीटिंग का नोटिस, मीटिंग के मिनट्स, कौन कौन अवेलेबल था, उनके सिग्नेचर, मीटिंग की पूरी रिपोर्ट कंपनी के पास होनी चाहिए। कंपनी के पास एक सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन की, जिसमें ये लिखा हो कि 75% से ज्यादा लोगों ने एग्री किया है MOA के क्लॉजेस को चेंज करने के लिए। किस किस ने एग्री किया उनकी डिटेल्स, किस किस ने एग्री नहीं किया उनकी डिटेल्स की एक कॉपी होनी चाहिए कंपनी के पास। इसके अलावा अपने सारे मेंबर्स, इंटरनल मेंबर्स, एक्सटर्नल मेंबर्स के नाम की डिटेल्स, एड्रेस, लाइबिलिटी, सारी डिटेल्स की एक कॉपी होनी चाहिए। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, सारे स्टेक होल्डर्स की डिटेल्स भी कंपनी प्रेजेंट कर सकती है। तो हमने देखा MOA का मीनिंग, MOA क्यों बनता है, MOA कब बनाया जाता है, MOA के क्लॉजेस, यदि उन क्लॉजेस में चेंजेस करने हो तो उनका प्रोसेस, और MOA के क्लॉजेस में चेंजेस करते वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद चलिए देखते हैं आपने इस वीडियो से कितना सीखा। पहला सवाल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 comes under MOA, कंपनीज एक्ट 2013 का जो MOA है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो हम MOA बनाते हैं, कौन से सेक्शन में कवर होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 56। याद रखिएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के हिसाब से सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 MOA के बारे में सारी डिटेल्स हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any change in the address of registered office must be communicated to the registrar within। यदि रजिस्टर्ड ऑफिस में हम एड्रेस चेंज कराना चाह रहे हैं, हमारा हेड ऑफिस की डिटेल्स हम चेंज कराना चाह रहे हैं, तो हमें कब बताना पड़ता है, 30 दिन के अंदर। याद रखिएगा 30 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रार के पास INC 22 MGT 14 फॉर्म के थ्रू बताना पड़ता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अब तक कहाँ था और अब कहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज आर नॉट अलॉटेड अ ब्लैंक इन एडिशन टू देयर नेम। कंपनीज को अपने नाम के अलावा और क्या अलॉट होता है, कंपनीज आर नाउ अलॉटेड व्हाट, कंपनीज को अपने नाम के अलावा एक CIN भी इश्यू होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अलॉट होता है कंपनीज को। हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू हम कंपनी को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। Which of the following clauses of MOA cannot be altered? हमने सारे क्लॉजेस अभी देखे, सारे क्लॉजेस को ऑल्टर करने के तरीके भी देखे, लेकिन कौन सा क्लॉज है जो हम ऑल्टर नहीं कर सकते, वो है एसोसिएशन क्लॉज। याद रखिएगा। और क्या आपको याद है MOA में कितने क्लॉजेस थे, 6 क्लॉजेस। MOA में 6 क्लॉजेस थे जिनके नाम, ऑल्टरेशन के तरीके हमने ध्यान से पढ़े। यदि आप भूल गए हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। साथ ही साथ MOA के अलावा कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स और हैं, उन टॉपिक्स को यदि कवर करना है तो कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। उन बुक्स के नाम मैंने यहाँ दिए हैं। इनके अलावा ये वीडियो बनाते वक्त मैंने बहुत बुक्स को रेफर किया, बहुत लिंक्स को रेफर किया, उनका भी मैं लिंक यहाँ पर आपको दे रही हूँ, उन वेबसाइट्स का लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।